अफगान सेना से तनाव में 15 पाक सैनिकों की हुई मौत। गाजा में लागू हुआ सीज फायर, इजरायली बंधक हुए रिहा। ट्रंप ने सैनिकों के वेतन के लिए जारी किया फंड। पाक सियासत में बदलाव, इमरान की पीटीआई में पड़ी फूट। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बात कर लेते हैं दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की और सबसे पहले यहां जिक्र करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेना के बीच हुए सीमा पर तनाव की। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ता देखा गया है और कई इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी भी जारी है। शनिवार रात अफगानिस्तान की ओर से तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया, जिसमें लगभग 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। इसके जवाब में रविवार सुबह पाकिस्तान ने टैंकों, तोपों और ड्रोन की मदद से अफगान चौकियों पर हमला बोल दिया है। झड़पें अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दीर, चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक फैल गई हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान सीमा से टीटीपी आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है, जबकि अफगान पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान ने पहले हवाई हमला कर कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। इसी के जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तमाम चौकियों को अपना निशाना बनाया है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह विवाद डूरंड रेखा पर तनाव के नए दौर की शुरुआत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और ईरान ने दोनों देशों से संयम बरतने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं पाकिस्तान अंदरूनी संकट से भी जूझ रहा है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के समर्थक फिलिस्तीन के समर्थन में इस्लामाबाद में मार्च निकाल रहे हैं, जो हिंसक हो चुका है। बढ़ते संघर्ष से क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इसके बाद अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि गाजा से जुड़ी हुई है। दरअसल गाजा में 2 वर्षों से जारी संघर्ष आखिरकार अब थम गया है। हालिया घटनाक्रम के तहत सीज फायर लागू हो गया है और सोमवार को इजरायली बंधकों की रिहाई की भी उम्मीद जताई जा रही है। इससे पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के समाप्त होने और शांति बहाली की नई उम्मीदें जगी हैं। यह संघर्ष विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार किए गए 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव का परिणाम है, जिस पर अंततः दोनों पक्ष इजराइल और हमास अब सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। यह प्रक्रिया बेहद जटिल और संवेदनशील रही, क्योंकि शुरुआत में ना तो हमास और ना ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस प्रस्ताव को लेकर ज्यादा उत्साहित थे। दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास की खाई को पाटना इतना आसान नहीं था। जानकारी के अनुसार ट्रंप ने अपने अनोखे और अप्रत्याशित मृत बिल्ली कूटनीति यानी डेड कैट डिप्लोमेसी का सहारा लेकर नेतन्याहू को इस समझौते पर रजामंद कर लिया है। इस रणनीति के तहत उन्होंने वार्ता को एक नए मोड़ पर लाते हुए दबाव और समझौते के बीच संतुलन बनाया। अब पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि यह संघर्ष विराम कितने समय तक कायम रहता है और क्या इससे गाजा में स्थायी शांति स्थापित हो पाएगी। अब रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी अगली खबर की, जो कि अमेरिका में चल रहे शटडाउन को लेकर है। दरअसल अमेरिका में चल रहे शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर को अमेरिकी सैनिकों का वेतन सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध फंड का उपयोग किया जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमारे बहादुर सैनिकों को उनका अधिकार प्राप्त वेतन नहीं खोना चाहिए। यह कदम शटडाउन के दौरान सैनिकों को राहत देने के लिए एक अल्पकालिक उपाय है, लेकिन इससे फेडरल कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, जिनमें से हजारों को बिना वेतन के काम करना पड़ रहा है या उन्हें नौकरी से निकाला गया है। ट्रंप ने इसके लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है और बताया कि उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ को आदेश दिया है कि सैनिकों का वेतन समय पर दिया जाए। फंड की पहचान हो चुकी है, हालांकि सोर्स का खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि यह राशि रक्षा विभाग के अनुसंधान एवं विकास फंड से ली जा सकती है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने संघीय कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है, जिसे डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। अमेरिका में लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जिनकी तनख्वाह पर खतरा मंडराता नजर आ रहा था।
शटडाउन 1 अक्टूबर से तब शुरू हुआ जब डेमोक्रेट्स ने अस्थायी फंडिंग प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी के विस्तार की मांग की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत को लेकर है, क्योंकि इस खबर के तहत पाकिस्तान की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ में गहरी फूट पड़ती नजर आ रही है। लंबे समय से जेल में बंद इमरान खान के करीबी रहे अली अमीन गंडापुर ने शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला उस समय आया जब पार्टी ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां कर ली थीं। पिछले कुछ महीनों से गंडापुर और पीटीआई नेतृत्व के बीच गंभीर मतभेद बढ़ते नजर आ रहे थे। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमलों में वृद्धि और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति ने सरकार की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। पार्टी के भीतर विरोध बढ़ने के बाद गंडापुर पर पद छोड़ने का दबाव था। इस्तीफे के बाद पीटीआई ने सोहेल आफरीदी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने की घोषणा की है, जिसे इमरान खान के आदेश पर लागू किया गया है। हालांकि यह घटनाक्रम पार्टी के भीतर जारी अंतर्कलह को और गहरा करता दिख रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने गंडापुर पर आर्मी के साथ मिलकर पार्टी पर कब्जा करने का आरोप लगाया था, जबकि गंडापुर ने पलटवार करते हुए अलीमा पर पार्टी तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। यह विवाद अब पीटीआई की एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि नोबेल पुरस्कार को लेकर है। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो अब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छोड़कर ज्यूरिख यूनिवर्सिटी से जुड़ने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि जुलाई 2026 से दोनों अपनी इकोनॉमिक्स फैकल्टी में शामिल होंगे। उन्हें लेमन फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित एडाउंड प्रोफेसरशिप प्रदान की जाएगी। दोनों अर्थशास्त्री ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में लेमन सेंटर फॉर डेवलपमेंट एजुकेशन एंड पब्लिक पॉलिसी नामक एक नया रिसर्च सेंटर स्थापित करते नजर आएंगे। इस केंद्र का उद्देश्य विकास, शिक्षा और सार्वजनिक नीति से जुड़े ऐसे शोध को बढ़ावा देना है जिसका सीधा असर वैश्विक सरकारी नीतियों पर पड़े। यह केंद्र शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच साझेदारी का मंच भी बनेगा। विश्वविद्यालय ने उनके MIT छोड़ने की वजह को साफ तौर पर स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हाल में अमेरिका में रिसर्च फंडिंग में कटौती और एकेडमिक फ्रीडम पर बढ़ते दबाव से कई प्रोफेसर असंतुष्ट हैं। कई देशों ने इस स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिकी साइंटिस्ट को आकर्षित करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। एस्थर डुफ्लो ने कहा कि लेमन सेंटर से उनका लक्ष्य एकेडमिक रिसर्च, छात्र मार्गदर्शन और नीतियों में बदलाव के बीच पुल मजबूत बनाना है। दोनों अर्थशास्त्री MIT में पार्ट टाइम भूमिका निभाते रहेंगे। उन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार गरीबी उन्मूलन पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए मिला था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहें द न्यूज़ 15।